चलिए, सामान्य आशय और समान आशय दोबारा समझते हैं। जो बीएनएस की धारा 3 के कहां दे रखा है, धारा 3 के क्लॉज 5 में दे रखा है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन क्या होती है। चलिए, मैंने कल कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन का आपको एक केस बताया था। केस का नाम क्या था? महबूब शाह वर्सेस एम्परर में कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन को समझाया गया है। कॉमन इंटेंशन क्या होती है विकास जी? जब कई व्यक्ति मिलके किसी काम को करते हैं, दिमागों का पूर्व मिलान करते हैं, हम मिलकर ये काम करेंगे, उसे कहते हैं कॉमन इंटेंशन। सेम इंटेंशन होती है जब कई सारे व्यक्ति अलग अलग कोई काम करने के लिए किसी जगह पर जाते हैं, बिना कॉमन के लिए, बिना दिमागों का मिलान किए। जब कई सारे व्यक्ति एक ही काम को करते हैं बिना दिमागों का मिलान किए, उसे कहते हैं सेम इंटेंशन। जैसे मैंने कहा था, मुझे अंजलि जी के घर पे चोरी करनी है, मुझे पता लगा आज इनके घर पे पैसा आया है, विकास जी को भी पता लगा आज इनके घर पे पैसा आया है, और आकाश को भी पता लगा आज इनके घर पे पैसा रखा है। हम तीनों व्यक्ति अपने अपने समय पर इनके घर चोरी करने जाते हैं, बिना मिले, बिना कॉमन इंटेंशन के। तो मैंने चोरी करी, इन्होंने भी चोरी करी, इन्होंने भी चोरी करी, तो ये क्या कहलाएगा? सेम इंटेंशन। दौड़ गया। तो कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन, इसमें अंतर होता है। किसने बताया? महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस में बताया गया। एक केस और लिखिए, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। इसमें कहा गया, जो व्यक्ति प्रतीक्षा करता है वो भी सामान्य आशय के लिए लायबल होता है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करता है वो भी सामान्य आशय के लिए लायबल होता है। अब प्रतीक्षा कैसे करना? मुझे और विकास जी को अंजलि जी के घर पे चोरी करनी है। मैं ऊपर घर में गया, इनके ऊपर घर में जाके मैंने चोरी करी, और विकास जी नीचे मेरे वेट कर रहे हैं कि फैजल चोरी का सामान लेकर आएगा, इनको बाइक को बिठाकर मैं ले जाऊंगा। तो चोरी सिर्फ मैंने करी, लेकिन ये मेरा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि चोरी का सामान आएगा और मैं इसे लेकर फैजल को निकल लूंगा। ठीक, या फिर कोई सुनहार है, वो हमारा इंतजार कर रहा है, ये लोग चोरी करके आएंगे और चोरी का सामान मुझे देंगे, तो वो भी कॉमन इंटेंशन के लिए लायबल है। किस केस में बताया गया? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। कॉमन इंटेंशन या सेम इंटेंशन? कॉमन इंटेंशन, सेम बता रहा हूँ। कॉमन इंटेंशन बताया मैंने आपको, सामान्य आशय के लिए लायबल है। एक केस और लिखिए, ऋषिदेव पांडे, ठीक है, वर्सेस एम्परर। इसमें क्या कहा गया? सामान्य आशय, इसमें कहा गया कि कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। घटना स्थल पर भी सामान्य आशय। मुझे विकास जी का मर्डर करना है, ठीक है, विकास जी का मर्डर करने के लिए मेरे पास कुछ हथियार नहीं है। मैं अपना दोस्त आकाश के पास गया, आकाश मुझे वेपन दे दो। आकाश ने कहा क्यों दूं? मुझे कहा कुछ काम करना है। मैंने कहा क्या काम करना है? आकाश ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझे विकास जी का मर्डर करना है मुझे। तो ठीक है, तो कहते हैं चलो मैं भी चलता हूं। तो घटना स्थल पर भी सामान्य आशय उत्पन्न हो सकता है। हमने दिमागों का मिलान पहले नहीं किया, लेकिन घटना स्थल पर पहुंचकर हम लोगों को दिमागों का मिलान हो गया, सहमति किसी काम को, किसी अपराध को करने की हो गई, तो वो क्या कहलाया? कॉमन इंटेंशन। तो एग्जाम में पूछेंगे, जो व्यक्ति प्रतीक्षा करता है वो भी सामान्य आशय के लिए लायबल होता है। किस केस में कहा गया? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। किस केस में कहा गया? ऋषिदेव पांडे। चलिए, कल मैंने धारा 3 क्लॉज 5 में बताया बीएनएस की सामान्य आशय क्या होता है और सेम इंटेंशन क्या होता है। ठीक, आज क्लॉज 6 पढ़ते हैं, सेक्शन 3 क्लॉज 6 पढ़िए। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। देखिए, ये कॉमन इंटेंशन से कैसे अलग है? लैंग्वेज सेम लग रही है ना आपको, लेकिन कैसे अलग? देखिए, पढ़ता हूं। जब कभी कोई कार्य, ऊपर हमने क्या पढ़ा? जब कोई आपराधिक कार्य, 5 क्लॉज में 6 में पढ़ रहे हैं। जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है। ऊपर क्या लिखा है? सामान्य आशय। लेकिन क्या लिखा है यहाँ पे? जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है, कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अब हमें एक खेत है, मान के चलिए एक खेत है जिसपे कब्जा है विकास जी का और आकाश जी का। ये खेत है हमारा, कब्जा इन दोनों का है, ठीक है। अब हम 3 व्यक्ति, अंजलि जी, आरती जी और मैं, उस खेत पे अपना कब्जा लेने के लिए जाते हैं। हमारी इंटेंशन नहीं किसी को मारेंगे, लेकिन घटना स्थल पर जाकर कुछ बहसम बहसाई हो जाती है। ये हमारा खेत खाली नहीं कर रहे, किराएदार थे या फिर उसमें खेती कर रहे थे, खाली नहीं कर रहे। हम तीनों व्यक्तियों की किसी बात पे बहसम बहसाई हो जाती है, ठीक है।
अंजलि जी ने विकास जी के एक मुक्का मारा, ठीक है, हमारा मिलान नहीं हुआ था, हमने नहीं कहा था कि हम बैठ के पिटाई करेंगे, किसी को मारेंगे, लेकिन अंजलि जी ने बहसम बहसाई में विकास जी का मुक्का मारा। आरती जी ने ईंट उठाकर आकाश के सिर पे मार दी, और मैंने देखा इनको बीच बचाव करने में विकास जी ने मेरे भी मार दिया एक मुक्का, ठीक। तो घटना स्थल पर जिस व्यक्ति ने जो काम किया उसके लिए लायबल होगा, वो मुझे क्लॉज 6 अच्छा। बता रहा है। जैसे आकाश, अंजलि जी ने आकाश के सिर पे ईंट मारी तो सिर्फ ईंट मारने के लिए लायबल होंगे, इन्होंने विकास जी के मुक्का मारा तो सिर्फ मुक्का मारने के लिए लायबल होंगे। मैं अगर किसी व्यक्ति को वहां पे पिस्टल चला देता, चाकू चला देता, डंडा उठा के मार देता, सिर्फ उस काम के लिए मैं लायबल होऊंगा। अपने अपने काम के लिए हर व्यक्ति लायबल होगा जो घटना स्थल पर किया गया। कौन सा क्लॉज बता रहा है? क्लॉज 6 मुझे बता रहा है। 5 मुझे क्या बता रहा है? हम मिलकर किसी काम को करने के लिए गए, ठीक। तो क्या है वो? कॉमन इंटेंशन। अरे यहाँ हमारी अपनी अपनी इंटेंशन थी, हम तो खाली कराना था, खेत मारना पीटना किसी का था ही नहीं, लेकिन बहसम वैसा ही घटना स्थल पर हो गई और हमने कुछ अपराध कर दिए, तो हर व्यक्ति अपने अपने काम के लिए लायबल होगा। किसी ने मुक्का मारा, किसी ने रैपट मारा, किसी ने डंडा मारा, ठीक सर है एक चीज है, जी। क्लॉज 5 और 6 में हाँ, दोनों में ही प्री प्लान्ड है। प्री प्लान है। प्री प्लान किसके लिए है? घटना स्थल क्रिमिनल पर एक्ट के जाकर लिए। खाली कराना है बस अपना प्लॉट हमें। हाँ, तो दोनों के लिए प्री प्लान्ड है, लेकिन जो 6 है हाँ, वो ये कह रहा है जिसने जो जो कार्य किया वो उसके उसके लिए लिए ही लायबल लायबल है। होगा। और 5 वाला बोल रहा है कॉमन कॉमन इंटेंशन, इंटेंशन वो सेम उसके लिए सेम, जो भी लायबल। अपराध करने का तो सेम इंटेंशन थी, कॉमन इंटेंशन थी, हाँ, हम सब लायबल तो होंगे। वो सबके लिए मतलब एक ही वो चाहे लगेगा। मैं मुक्का मारूंगा तो सबको मुक्का मारने के लिए लायबल होगा, अच्छा अच्छा, ठीक। मैंने डंडा मारा तो सबके लिए डंडा मारने के लिए लायबल होगा। क्लॉज लायबल मीन्स दायित्वधीन, दायित्वधीन होंगे, ठीक है। मैंने अगर डंडा मारा था तो क्लॉज 5 मुझे बता रहा है सब डंडा मारने के लिए लायबल होंगे। मैंने अगर घटना स्थल पर जाकर पिस्टल चलाई तो हम तीनों लायबल होंगे मारने के लिए। क्लॉज 5 मुझे बता रहा है। क्लॉज 6 बता रहा है इन्होंने डंडा मारा, इन्होंने रैपट मारा, मैंने मुक्का मारा या मैंने चाकू चलाया तो मैं अपने अपने काम के लिए लायबल होऊंगा, ठीक है। दौड़ा, चलिए 7 पे आइए। जहाँ कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोक द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहाँ यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। बस एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में समझ में आ जाएगा आपको। क्या? अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके का एक व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी है या को भोजन देना, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी मैं अपनी वाइफ को खाना दूं, जिम्मेदारी होती है पति की, मैं उसे खाना नहीं दे रहा हूँ, लोभ कर रहा हूँ। चलिए, अंशतः यह को पीटकर जानबूझकर यह की मृत्यु कारित करता खाना है। भी नहीं दे रहा हूँ और पिटाई भी कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया? उसे ना खाना दिया और पिटाई भी करी, तो मैंने क्या किया? हत्या करी। ये मुझे सेक्शन बता रहा है। खाना भी नहीं दे रहा है व्यक्ति और पिटाई भी कर रहा है उस व्यक्ति की, तो उसने क्या करी? हत्या करी, काने हत्या की है, ठीक है। अंशतः, अंशतः होता है पार्शली, पार्शली खाना नहीं दिया और पार्शली पिटाई भी कर रहा हूँ सुबह शाम। चलिए, क्लॉज 8, जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, वह उस अपराध को करता है। देखिए, जब कोई काम कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और काम अलग अलग पार्ट्स में किया जा रहा है, जैसे मैं एक जेलर हूँ, मेरी जेल के अंदर अंजलि जी एक कैदी है, ठीक है, और मैं इनसे दुश्मनी रखता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है मैं इनको खाना दूं, मैं इनको खाना नहीं दे रहा हूँ, 5 दिन से मैंने इन्हें खाना नहीं दिया, ये कमजोर हो गई, ठीक है। मेरी क्या, मैंने कई कार्य किए, खाना नहीं दिया, इनकी मुझे इसको मारना है, तो बिना खाना दिए इनकी हालत खराब हो गई, लेकिन मरी नहीं, अभी तक जिंदा है। इसी बीच मुझे हटा दिया जाता है मेरे पद से। अब विकास एक नया जेलर बनकर आता है कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर। अब विकास भी अंजलि जी से दुश्मनी रखता है। दौड़का जी, आप भी इनसे दुश्मनी रखते हैं, आप भी इनको खाना नहीं देते। दौड़ा, तो आपने खाना नहीं दिया, इसके परिणाम स्वरूप इनकी हो जानी मृत्यु। तो जब मैंने खाना दिया था तो मेरी मृत्यु हुई थी? नहीं हुई थी ना, जिंदा थी ना। लेकिन आपकी जिम्मेदारी थी दोबारा खाना देने की, आपने भी नहीं दिया, तो आप हत्या के लिए लायबल होंगे और मैं हत्या के प्रयत्न के लिए लायबल होऊंगा। दौड़ गया। एक्टस रियस देखा मैंने क्या बोला था कल? एक्टस रियस समझना है आपको। मैंने खाना नहीं दिया लेकिन जिंदा तो थी ना, मरी नहीं ना, लेकिन हत्या का प्रयत्न मैंने किया क्योंकि व्यक्ति जिंदा था। इनकी जिम्मेदारी, दोबारा नया जेलर आया, उसने भी खाना नहीं दिया, तो इनकी जिम्मेदारी थी इनको खाना देने की, तो इनके परिणाम स्वरूप 2 दिन बाद ही इनका मर जाना, छठे दिन ही इनका मर जाना, तो ये हत्या के लिए लायबल थे और मैं किसके लिए? हत्या के प्रयत्न के लिए। एग्जाम्पल देखिए, सेम समझा रखा है। कै और कै पृथक पृथक रूप से यानी कि अलग अलग रूप से और विभिन्न समयों पर यह को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर
उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। कै और खै य की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार य को विष देते हैं। अलग अलग समय पर हम उसे जहर देते हैं। यह इस प्रकार की दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। मैंने सुबह को विष दिया, विकास जी ने आपको शाम को जहर दिया। जहां कै और खै हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं और क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक हैं। अलग अलग थे, मैं सुबह को जहर दे रहा था आपको, ये शाम को जहर दे रहे थे आपको। ठीक है, देख मर रहे ना आप, टेंशन तो नहीं हो रही ना? नहीं। हाँ सोच रही है, बहुत बार बनी, जहाँ बैठता हूँ मरता ही मरता है। ठीक है नहीं यार, कई बार मरता है, एक बार नहीं कई बार मरता है, क्योंकि मेरा फोकस वहीं रहता है। ठीक है, सामने वाले को दिमाग में डाल देना। अलग अलग समय पर मैं इनको जहर दे रहा हूँ, सुबह को मैं दे रहा हूँ, शाम को दे रहे हैं, तो हम दोनों हत्या के लिए लायबल हैं आप। चलिए अगला एग्जाम्पल। कै और खै संयुक्त जेलर हैं और अपनी उस हैसियत में वे कैदी य को बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते ये हैं। 6 घंटे के लिए आपके जेलर रहते हैं, 6 घंटे के लिए मैं उस जेल का जेलर रहता हूँ। य को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन कै और खै को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि य की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी के काल में य को देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। 6 घंटे के दौरान मुझे भी खाना देना था इनको, विकास जी को भी खाना देना था। 6 घंटे के दौरान हमने दोनों ने खाना नहीं दिया आपको। ठीक है, यह भूख से मर जाता है। कै और खै दोनों य की हत्या के दोषी क्लियर, हैं। हम दोनों हत्या के लिए दोषी हैं। अगला देखिए, क्योंकि हमने दोनों सेम, हम 6 घंटे के लिए बन रहे थे, मैं भी 6 घंटे के लिए बन रहा था, एक ही दिन में ना। अब अगला पढ़िए, देखिए। एक जेलर कै एक कैदी य का संरक्षण भार रखता है। कै य की मृत्यु कारित करने के आशय से य को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है, जिसके परिणाम स्वरूप य की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है। ठीक है, मुझे खाना देना था आपको, आपकी शक्ति बहुत क्षीण हो गई कि मैंने खाना नहीं दिया, 5 दिन हो गए आपको। किंतु यह शुद्धिपीड़न, क्षुधापीड़न उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं लेकिन होता। अभी भी आप जीवित हैं। मैंने 5 दिन से आपको खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप जीवित हैं, मृत्यु नहीं हुई है। कै अपने पद से च्युत कर दिया जाता अब मैं है। अपने पद से मुझे हटा दिया गया। ठीक है, जेलर को। कै उसका उत्तरवर्ती होता अब है। विकास जी नए जेलर बनकर आए मेरे एग्जाम्पल में। ठीक है, उत्तरवर्ती कौन आए? विकास जी नए जेलर बनकर आए। कैसे दुस्संधि या सहयोग किए बिना अब मेरे से इनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, मेरे से कोई दुस्संधि इन्होंने नहीं करी कि अंजलि जी को मारना ही है, कोई संधि किए बिना। कै यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि वह य की मृत्यु कारित कर दे, य को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करता है। ये भी आपको खाना नहीं देते 6ठे दिन। ठीक है नहीं, 5 दिन से मैंने नहीं दिया, अब नया जेलर आ गया, उस जेलर ने भी आपको 6ठे दिन खाना नहीं दिया। यह भूख से मर जाता है। कै हत्या का दोषी है। विकास जी किसके लिए दोषी हैं? हत्या के हत्या लिए। के। कि खाना दे सकते थे ना, नहीं दिया खाना, हत्या के दोषी हैं। किंतु कै ने खै से सहयोग नहीं किया, इसलिए कै हत्या के प्रयत्न का दोषी है। थोड़ा मेरा इनसे सहयोग नहीं हुआ था तो कॉमन इंटेंशन नहीं लगी, 3 का 5 नहीं लगा। ठीक है, सहयोग नहीं हुआ था ना, हमारा दिमागों का मिलान नहीं हुआ था ना, इसलिए मैं हत्या के प्रयत्न के लिए, पहला जेलर जिसने 5 दिन से खाना नहीं दिया था, नया जेलर आया, वो हत्या के लिए लायबल हो गया। दौड़ गया। चलिए 9 पॉइंट, सेक्शन 3 क्लॉज 9। जहां कहीं व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संबद्ध है, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। देखिए क्या कहना चाहिए, जहां कई व्यक्ति ऐसे आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या रिलेटेड है, संबद्ध मीन्स रिलेटेड है, वहां वह उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। देखिए बहुत सिंपल एग्जांपल है, नीचे समझिए। क्या गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन यह पर आक्रमण करता है। आकाश ने मुझे किसी बात को गुस्सा दिलाया, बहुत गुस्सा आकाश ने मुझे किसी बात पे दिलाया, मैं गुस्से में हूं पूरा, किसके कारण? आकाश के कारण। चलिए, यह पर आक्रमण करता है मैंने इनके ऊपर आक्रमण किया। ठीक कि है, गुस्से यह में। का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। मैं इनके ऊपर, इनको जान से मारने के लिए मैंने ईंट उठा ली, ईंट इनके सिर पे देने के लिए तैयार हूं, मारने के लिए इनको जान से मारना चाहता हूं, मेरा पूरा गुस्सा मेरे अंदर है, मुझे छोड़ूंगा नहीं किसी हाल में। ठीक, खै जो ऐसे वैमनस्य रखता है। अब ये क्या नाम, विकास जी खड़े हैं जो आकाश से दुश्मनी रखते हैं। ठीक है नहीं, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते इन्हें हुए। गुस्सा नहीं आ रहा है, विकास जी वहीं पे खड़े हैं, इन्हें आकाश के प्रति गुस्सा नहीं आ रहा। गुस्सा किसे आ रहा है? मुझे आ रहा है, मैं गुस्से से पूरा लाल पीला हो रखा हूँ। ठीक है, इसी बीच विकास जी इनके दोस्त हैं, यहाँ खड़े हैं, और वो भी आकाश से दुश्मनी रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए। वशीभूत न होते हुए यह
यह का वध करने में कै की सहायता करते अब हैं। विकास जी क्या काम करते हैं, वहां ना एक चाकू पड़ा होता है, ये चाकू मेरे हाथ में दे देते हैं, या अपनी पिस्टल इनके पास, अपनी पिस्टल मेरे हाथ में ले मार दे से। गुस्सा किसे आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, इनके गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, गुस्सा इनके प्रति आ रहा है। अब इस गुस्से का विकास जी फायदा उठाते हुए कोई चाकू, तलवार, लाठी, सरिया मेरे हाथ में दे देते हैं, इनको मारने, अब मार जाके जा। यहाँ यद्यपि कै और खै दोनों यह की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं। हाँ। खै हत्या का दोषी है और कै केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। इन्होंने नहीं मारा, मारा किसने, सरिया तो मैंने मारा, हाँ, पिस्टल तो मैंने चलाई, हाँ। तो ये किसके लिए लायबल है, फिर भी हत्या के लिए मेरा गुस्से का फायदा इन्होंने उठाया, और मैंने गुस्से में इनका मर्डर किया, तो मैं आपराधिक मानव वध, होमिसाइड होगी। ठीक है, कैपेबल होमिसाइड के लिए मैं लायबल होऊंगा, ठीक है। अभी आपका हत्या और आपराधिक मानव वध में अंतर भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस ध्यान रखिएगा, मैंने गुस्से में इनको मारा तो मुझे आपराधिक मानव वध लगा, इन्होंने बिना गुस्से के मुझे हेल्प करी, मेरे हाथ में सरिया दे दिया, ईंट उड़ा के मार दे, ठीक है, तो इनको हत्या के लिए लायबल है। दौड़ गया। Yes, sir. चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, दंडों के विषय में। दंड देखिए, अप- पढ़िए। अपराधी संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दायी हैं वे हैं मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 प्रकार का है अर्थात कठिन, कठोर श्रम के साथ, और सादा। संपत्ति की जब्ती, जुर्माना, सामुदायिक सेवा। एग्जाम में पूछेंगे दंड कितने प्रकार का होता है आकाश, दंड 6 प्रकार का होता है। कैसे लिखा है देखिए, पहला मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास जो 2 किस्म का होता है। कौन सा, एक होता है कठोर कारावास, एक होता है सादा कारावास। इसमें क्या अंतर होता है, कठोर कारावास में सारे जेल कैदियों का खाना बनाना, सारी जेल की सफाई करना, ठीक है, पत्थर तोड़वाना, कहीं पे सरकारी काम चल रहा है वहां इन कैदियों को ले जाया जाता है, उन पे काम कराया जाता है, कहते हैं कठोर कारावास। सादा कारावास में आपको कुछ नहीं करना होता, वहां एंजॉय करते हैं जेल के अंदर जाके, ठीक। जब आप जज बनेंगे, आपको किसी को अगर सजा देनी है, भाई चोरी की सजा करी है इसने, तो अपराधी को जब चोरी की सजा आप 3 साल देंगे, तो उसमें लिखेंगे आप उसे कठोर कारावास देना चाहते हैं या सादा कारावास देना चाहते हैं। जज जब अपना जजमेंट लिखेगा, उस जजमेंट में लिखेगा मैं 3 साल की सजा दे रहा हूं, जिसमें 1.5 साल कठोर, 1.5 साल सादा, या 6 महीने कठोर और 2.5 साल सादा, वो लिखेगा जज हमेशा। या चाहे तो 3 साल का सादा कारावास भी दे सकता है, ठीक है। वहां जेल के अंदर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बैठे रहना है, एंजॉय करना है, उसे कहते हैं सादा कारावास। कठोर कारावास में आपके सब काम करवाया जाएगा जो एक नॉर्मल कैदी से किए जाते हैं। दौड़ गया। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है, संपत्ति की जब्ती, ये भी क्या होता है, दंड होता है। आपकी संपत्ति उसे जब्त कर लेना। अब देखिए क्या नाम उसका, है ना, ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ईडी ने इनके खाते सारे सीज कर दिए, टीएमसी के। दौड़ा आपने न्यूज में देखा होगा, टीएमसी के सारे अकाउंट, 5 अकाउंट सीज कर दिए गए, जिसमें 575 करोड़ रुपए जमा थे। अब सीज कर क्या किया, संपत्ति को जब्त किया। दौड़ा, सरकार ने इनके सब खाते सीज किए, क्या किया, संपत्ति की जब्ती। आप कोई अपराध करेंगे, आपके मकान को सीज कर देना, आपके मकान को कुर्क कर देना, बुलडोजर चला देना, क्या होता है, संपत्ति की जब्ती। चौथा। 5वां आता है जुर्माना, आपके ऊपर जुर्माना लगा देना, 1 लाख रुपए जुर्माना, 20,000 रुपए जुर्माना, 50,000 रुपए जुर्माना, न्यायालय जितना चाहे, जब अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है, ठीक। अगला देखिए, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक क्या सेवा क्या होती है, ये आमतौर पर उन अपराधियों को दी जाती है जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस करते हैं, वो भी कम गंभीर किस्म वाले अपराध, ठीक है। पहली बार चोरी करी है, चलो एक काम करो, बच्चा ही है, पहली बार चोरी करी है, इसे सजा ना देकर सामुदायिक सेवा में लगा दो। सामुदायिक सेवा क्या होती है, इसे सड़क पे खड़ा करो, आरटीओ की हेल्प करेगा, पुलिस वालों की हेल्प करेगा, गुरुद्वारे में चप्पल साफ करेगा, ठीक है, या किशोर गृह में लगाओ, वहां बच्चों का ध्यान रखेगा। इस तरीके से सामुदायिक सेवाएं करवाई जाती है। तो एग्जाम में पूछेंगे दंड कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, कौन सी धारा में दे रखा है, धारा 4 में दे रखा है, ये आएंगे प्री में पूछते हैं। अब आइए धारा 5। हाँ आती सवाल, हर चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ आपसे। और ये कई बार आया हुआ है, दंड कितने प्रकार का, पहले 5 प्रकार का था, 2023 से पहले सामुदायिक सेवा नहीं था, ये भी जोड़ा है सामुदायिक सेवा, ठीक है। चलिए, दंडादेश का लघुकरण, समुचित सरकार अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेगी। ये क्या करे, समुचित सरकार। अब देखिए, सरकार का इंटरफेयर यहाँ दंड में हो रहा है। मुझे न्यायालय ने आजीवन कारावास का दंड सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया, फैजल जिंदगी भर जेल में रहेगा, लेकिन मैं किसी पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं कोई प्रभावशील व्यक्ति हूं, ठीक है, राम जैसे राम रहीम कह सकते हैं, जैसे बाबा राम रहीम,
प्रभावशील व्यक्ति हैं हरियाणा के अंदर और फॉलोअर्स उनके बहुत सारे हैं। तो सरकार क्या करती है, सरकार में देखिए सुप्रीम कोर्ट से सजा हो रखी है, 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में 10-10 साल की सजा बाबा राम रहीम भुगत रहे हैं, टोटल 20 साल की सजा वो भुगतेंगे। लेकिन सरकार क्या करती है, उनकी सजा में उनको बार बार पैरोल दे रही है या उनको बाइज्जत बरी कर दे रही है। ठीक है, अभी गुजरात के अंदर देखा होगा, बिल्किस बानो के 11 अपराधी ये थे जिन्हें आजीवन कारावास सजा मिली थी। राज्यपाल ने, गुजरात सरकार ने उनकी 11 की सजा को माफ कर दिया कि 20 साल तो ऑलरेडी जेल गुजार चुके हैं लोग, 2002 के दंगे में पकड़े गए थे, कि 20 साल हो गए इनको छोड़ दिया जाए। तो बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट गई है, जी मेरी तो क्या, ये मुझे आके फिर धमकी दे रहे हैं, इस तरह तो और अपराधियों को शय मिलेगी। जब रेपिस्ट को आप इस तरह छोड़ रहे हैं और उसके बाद उनका बहुत सम्मान भी देखा होगा आपने, बहुत सम्मान किया गया रेपिस्ट को, 11 अपराधियों का, पूरी गुजरात सरकार ने उन्हें जश्न मनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा केस चलाया, दोबारा उनको अंदर किया। तो सरकार चाहे चाहे तो किसी की भी सजा को कम कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती, माफ कर सकती है, बढ़ा नहीं सकती। सजा देने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की, लेकिन सरकार देखिए यहाँ इंटरफेयर कर रही है। सरकार मीन्स राज्य सरकार और केंद्र सरकार। राज्य सरकार में कौन माफ करता है, गवर्नर। केंद्र सरकार में कौन माफ करते हैं, राष्ट्रपति। आगे पढ़िए, देखिए। दंडावधियों की भिन्न नहीं, इसे पूरा पढ़िए, स्पष्टीकरण दे रखा है नीचे, अच्छा। एक्सप्लेनेशन। इस धारा के प्रयोजनों के लिए समुचित सरकार पद से उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया होगा तो राज्य सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, केंद्र सरकार इंटरफेयर करेगी। थोड़ा मीन्स राष्ट्रपति इंटरफेयर करेंगे। मीन्स आर्टिकल 72 पढ़ा होगा आपने, संविधान का आर्टिकल 72, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान, याद आ रहा हो, क्षमादान पढ़ा है ना, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति साइन करके उसे, किसी को अगर मृत्यु दंड दिया होगा माफ कर देंगे। थोड़ा या ऐसे विषय जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। ये क्या मतलब होता है, जिस केंद्र की संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, क्या मतलब, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, वो किन मैटर्स में होती है, बहुत ध्यान समझिएगा, बाद में कीजिएगा, जिस मैटर में इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने किया होगा। केंद्रीय जांच एजेंसी कौन सी होती है, सीबीआई, एनआईए, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये कौन सी एजेंसीज हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी है। सीबीआई केंद्रीय जांच एजेंसी है, ईडी, सीबीआई देखते ना, न्यूज़ में आ रहा है, एनआईए ने जांच करी, ये केंद्रीय जांच एजेंसी है। जिस मैटर में इन्वेस्टिगेशन केंद्रीय जांच एजेंसी ने किया होगा, तब मामला केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के पास आएगा। राज्यपाल की, राज्य सरकार की भूमिका नहीं होती। दौड़ गया, क्या बताना चाह रहे क्लॉज मुझे, जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया होगा फाइनल सुप्रीम कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने, तब भी केंद्र सरकार उसमें माफ कर सकती है, चाहे जैसे कर सकती है। या जिन मैटर्स में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन किया होगा, तब भी राज्यपाल, राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। दौड़ गया, अगला आइए। उन मामलों में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है, जहाँ की दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, चलिए। ऐसे विषय जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए। देखिए, अब राज्य सरकार ने किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन किया, राज्य सरकार कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, मीन्स राज्य पुलिस ने किया, सीबीआई ने नहीं, ईडी ने नहीं, एनआईए ने नहीं, ठीक है, किसी ने नहीं किया, लेकिन राज्य की नॉर्मल पुलिस हमारी होती है, इसने किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे आजीवन कारावास सजा दे दी। और मैं एमएलए, मैं एमपी, ठीक है, मैं शहर का गणमान्य व्यक्ति, तो मैं क्या करूंगा, राज्यपाल चाहे तो मुझे सजा को माफ कर सकते हैं, मुझे बाइज्जत बरी कर सकते हैं, मुझे 20 साल का दंड दिया होगा, मुझे 2 साल में छुट्टी कर सकते हैं। ऐसे ही किया ना बिल्किस बानो के 11 अपराधियों को सजा माफ किसने करी, राज्यपाल ने करी। क्यों, राज्य का मैटर था, ठीक है, नहीं गुजरात सरकार का मैटर था, दौड़ा ना आपको, तो किसने माफ करी, राज्यपाल ने उनकी सजा माफ करी। लेकिन अगर उनको मृत्युदंड दिया होता तो राष्ट्रपति को करना पड़ता। लेकिन राज्यपाल क्यों आए, कि वो राज्य सरकार का मैटर था, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया था, केंद्रीय जांच एजेंसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। पुलिस ने ही उनको 11 अपराधियों को कहा यही है अपराधी, मुख्य अपराधी 11, जिन्होंने रेप किया अलग अलग तौर पे समय पर उस महिला का। दौड़ गया। लेकिन सर इसमें चाहे मृत्यु हो चाहे अगर मृत्यु है तो राष्ट्रपति पास जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, आप देखिए, आप आर्टिकल 161 घर जाके पढ़िएगा एक बार, उसमें देखिए राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 संविधान में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, इन्हें देख लीजिए, पढ़िएगा घर जाके, कराऊंगा तो ये लगे, लेकिन पढ़िएगा।
एक चीज ध्यान रखिए, संविधान एक ऐसा दस्तावेज बना हुआ है हमारे पास जो हम समय आपके मोबाइल में ऐप उसकी होनी चाहिए। अगर बैग है तो बैग में हमेशा उस बैलेट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, और घर पे भी उसे पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो अलग चीज होगी उसमें बहुत, लेकिन एक बार अपनी नजरों के सामने से निकाल लो कि है क्या चीज, क्या दिया गया है, आर्टिकल 1 से 10 में क्या दे रखे हैं, 20 में क्या दे रखे हैं, एक बार अपनी नजरों से निकाल लो। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होते हैं, राष्ट्रपति की क्षमता की पावर्स क्या होती हैं, राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार है क्या चीज, ठीक है, एमएलए क्या होते हैं, एमपी क्या होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जुड़ गया? ठीक। चलिए, वो कैसे पता लगेगा, जब एक बार आप पढ़ लेंगे, बस एक बार नजरों से निकाल लो, पढ़ाऊंगा तो है ही मैं। धारा 6 पे आइए, बीएनएस धारा 6। दंडावधियों की भिन्न दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। जी, क्या मतलब होता है इसका? किसी व्यक्ति को अगर आजीवन कारावास दिया गया होगा तो क्या 20 साल होगा? नहीं, उसमें तो लिखा होता है ना क्या लिखा होता है? टिल द डेथ। नहीं, डेथ की बात तो अलग होती है, टिल द डेथ तो लिखा होगा, लेकिन अगर नहीं लिखा तो? ये तो बता रहा है 20 साल। अच्छा, तो फिर इंग्लिश 20 इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, इंग्लिश में पढ़िए ध्यान से। fractions of terms of punishment. Fractions of terms of punishment. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided. तो मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन किसे कहते हैं? आपने क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में, 8th क्लास में, एलसीएम एचसीएफ फ्रैक्शन पढ़े होंगे ना, एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे, फ्रैक्शन करना मैथ्स में। तो फ्रैक्शन क्या चीज है? इसमें कहते हैं दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा, हिंदी में लिख रखा है इसके अंदर। आजीवन कारावास दिया गया तो क्या इसका मतलब 20 साल होता है? 20 साल में तो छूट जाऊंगा? नहीं, आजीवन कारावास का मतलब होता है, जिन्होंने कहा टिल द डेथ, जब तक जिंदा तब तक जेल में। लेकिन इसमें 20 साल क्यों लिखे हैं? इसमें फ्रैक्शन से समझिए, फ्रैक्शन क्या होता है। अब मुझे अंजलि के घर पे चोरी करनी है, ठीक है, उस चोरी करने के अनुसार मैंने पूरी योजना बना ली, मैंने बताया आशय कर लिया, तैयारी कर ली, हथियार ले आया और सब चीजें इकट्ठी मैंने कर ली, दोस्तों को इकट्ठा कर लिया अपने सारे। तो मैंने क्या करी, आशय और तैयारी, जो पनिशेबल नहीं है, मैंने कल आपको बताया दंडनीय नहीं है। अब मैं इनके घर में एंटर करने के लिए इनके गेट के पास गया, गेट में ताला लगा हुआ था, मैंने हाउस ट्रेस पास किया, इनकी बाउंड्री वाल से इनके घर में एंटर किया, 7 साल का दंड है पहला दंड। गार्ड खड़ा था, गार्ड के साथ मेरी मार पिटाई हुई, मैंने उसे अटेम्प्ट टू मर्डर किया, धारा 109 में 7 साल का दंड है, दूसरी धारा लग गई। ठीक है, कितने हो गए, 7 और 7 14 साल। अब मैं इनके कमरे में घुसा, कमरे में घुसते ही मैंने देखा अलमारी का ताला तोड़ा, 7 साल की सजा फिर हो गई। ठीक है, 7 3 21, 21 साल हो गए। अब मैं चोरी का सामान अलमारी के में निकाल कर अपने घर ले आया, कितनी सजा हो गई, 7 साल। तो एक ही संव्यवहार के अंदर जब मैं बहुत सारे अपराध कर लेता हूं तो कितने हो गए, 28 साल। तब उसे 28 साल नहीं गिना जाएगा, तब उसे 20 साल गिना जाएगा। इसे कहते हैं दंड विधियों की गणना करने में, अगर एक ही संव्यवहार में एक ही अपराधी ने बहुत सारी धाराएं कर रखी होंगी, बहुत सारी धाराओं में अपराध कर रखे होंगे, तब आजीवन कारावास को 20 साल गिना जाएगा। अदरवाइज मैंने अगर आकाश का मर्डर किया और न्यायालय मुझे मृत्युदंड देता है तो 20 साल नहीं होगा, वो आजीवन कारावास होगा टिल द डेथ, जब तक जिंदा तब तक जेल। दौड़ गया? इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट। दंड विधियों आपने देखा होगा, हमारे यहाँ ये सेक्शन है धारा 6, अमेरिका के अंदर ये फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट नहीं है। वहां जब वहां का लॉ पढ़ेंगे और वहां किसी को मजिस्ट्रेट दंड देते सुनेंगे, एक व्यक्ति को 200 साल की सजा, क्या 2 साल को जीवित रह लेगा? 150 साल की सजा, 500 साल की सजा, क्योंकि वहां एक व्यक्ति ने इस तरह बहुत सारे अपराध कर रखे होंगे, जब पकड़ा गया सारे मिला के कितने बैठे हैं, 150 साल, 200 साल, तो वहां न्यायाधीशों को ये सजा देनी पड़ती है। लेकिन हमारे मैकाले ने धारा 57 थी पहले आईपीसी में, धारा 57, लेकिन हमने धारा 6 में डाला इसे। मैकाले जो योग्य व्यक्ति था, उसने समझ लिया था इस तरह के अपराध भी भविष्य में होंगे, इन सबको फ्रैक्शन में गिन लिया जाए ताकि कोई व्यक्ति 20 साल से ऊपर ऐसे जेल में ना रहे। दौड़ गया? इसलिए हमारे यहाँ 20 साल ही सजा मिलती है, अमेरिका में अंदर 150 साल, 200 साल, 300 साल सजा मिलती है एक अपराधी को। ठीक है, बस पनिशमेंट देने की लिख दी जाती है, जीवित कहाँ रहेगा वो। चलो 7 पे आइए। दंडाधिष्ठ कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई अपराधी दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसा कारावास का कुछ भाग कठिन होगा
और शेष सादा। मैंने अभी आपको समझाया, आप जज बनेंगे, जज बनने के बाद आप जब किसी व्यक्ति को सजा देंगे 5 साल, तो उसमें लिखेंगे 3 साल इसे कठोर कारावास और 2 साल सादा कारावास। ये आप लिखेंगे स्पष्ट तौर पे, 5 साल का कठोर कारावास, गंभीर अपराधी है ये, कठोर कारावास, पत्थर तोड़ेगा जेल में जाके। ये आप लिखेंगे पहली बार जैसे अपराध हुआ, 5 साल का सादा कारावास या 10 साल का सादा कारावास। ठीक है, जज को जब भी अपना डिसीजन देगा उसे लिखना पड़ेगा कारावास तो दे रहा है, वो कैसा दे रहा है, रिग्रेस दे रहा है, नॉर्मल दे रहा है, सादा दे रहा है, कठोर दे रहा है, सादा दे रहा है, उसे स्पष्ट तौर पे लिखना पड़ेगा अपने कारावास। ठीक है, तो वो तो सर क्राइम की रिमोटनेस के ऊपर है। बिल्कुल इसी के हिसाब से देखेगा न्यायालय। देख रहा है पहली बार का अपराधी है, सादा दे दिया, या दे रहा है कठोर भी तो उसे, तो 2.5 साल सादा, 2.5 साल कठोर दे दिया, इस तरह दे सकता है। 8 अच्छा, इसके ये टिप्पणी टिप्पणी नहीं पढ़नी, नहीं, टिप्पणी नहीं पढ़नी। 8 जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। मुझे जुर्माना लगाया गया और पैसे मेरे पास नहीं है, तब मैं कितना अंदर रहूंगा, आप मेरे देखेंगे इस सेक्शन में हम ये समझेंगे। जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। क्या कहना चाह रहे हैं न्यायालय? मैंने अंजलि जी का 20,000 का मोबाइल चुराया, ठीक है, अब न्यायालय ने मुझे 3 साल की सजा दी। अब 20,000 का मोबाइल था, वो उसकी वैल्यू 20,000 रुपए थी, 50,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। तो ऐसा जुर्माना सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक है, जुर्माना लगा सकता है न्यायालय। जेएम फर्स्ट किसी भी व्यक्ति को 3 साल की सजा दे सकता है और 50,000 रुपए जुर्माना लगा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू तो 20,000 रुपए थी मोबाइल की, तो जो मैंने चुराया, तो ऐसा नहीं कि 20,000 से ऊपर का जुर्माना लगा दे, 1,000 रुपए जुर्माना, 2,000 रुपए जुर्माना, इतना जुर्माना मेरे पे लगा सकता है, असीमित नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन मुझे ये बता रही है। प्रकाश, चलिए। किसी अपराध के प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, यानी किसी व्यक्ति को न्यायालय ने कारावास भी दिया है और जुर्माना भी लगाया है, और जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडाधीश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में, जब वो दंड दे रहा है तो जज लिखेगा अगर इसने जुर्माना नहीं दिया सजा भुगतने के बाद भी, इतनी सजा हुई है, 20,000 रुपए जुर्माना लगाया, जुर्माने के पैसे उसके पास नहीं है, तो वो अतिरिक्त होगा कारावास, उसे और जेल में रहना पड़ेगा। अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। तो न्यायाधीश लिखेगा स्पष्ट तौर पे अगर इसने जुर्माना जमा नहीं किया तो और अतिरिक्त अवधि जेल में ही रहेगा ये। जो कारावास उस अन्य कारावास से अतिरिक्त होगा, देखिए लिखा ना, वो कारावास अतिरिक्त होगा, एडिशनल होगा, जिसके लिए वह दंडाधिष्ट हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। समझ में आया? मुझे न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया, पैसे मेरे पास नहीं है, तो 50,000 रुपए ना होने में मुझे और अंदर रहना पड़ेगा, नहीं कि 3 साल बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे अंदर रहना पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है, मैं कितना अंदर रहूंगा अंजलि जी? यहाँ सोचना है आपको। पैसे मेरे पास नहीं है, 3 साल सजा मैंने भुगत ली, अब पैसे नहीं है तो मैं कितना अंदर रहूंगा? लिख तो दिया उसने अंदर रहेगा, मुझे अगला पैरा मुझे बता रहा है मुझे कितना अंदर रहना पड़ेगा। अगला पैरा पढ़िए, देखिए। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे। कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। मैंने आपसे बताया जेम सेकंड सबसे छोटा जज होता है क्रिमिनल में, किसी व्यक्ति को 1 साल की सजा दे सकता है और 10,000 रुपए जुर्माना लगा सकता है। इससे ऊपर आता है जेम फर्स्ट। जेम फर्स्ट किसी भी व्यक्ति को 3 साल की सजा दे सकता है, इससे ऊपर नहीं दे सकता, और 50,000 रुपए जुर्माना लगा सकता है। इससे ऊपर आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM, ठीक है, वो किसी व्यक्ति को 7 साल का दंड दे सकता है, जुर्माना अनलिमिटेड कितना भी लगा सकता है। इससे ऊपर आता है सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, किसी भी व्यक्ति को कितना भी दंड दे सकता है, मृत्यु दंड भी दे सकता है। हरिद्वार का रोशनाबाद वाला जज हमारे मृत्यु दंड भी दे सकता है। दौड़ गया, मैंने क्या बोला? जेम सेकंड 1 साल का दंड दे सकता है, 10,000 रुपए जुर्माना। ये सब CRPC में पढ़ेंगे आप, BNSS में पढ़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ। अब मैंने इनके यहाँ इनका मोबाइल चुराया था, अंजलि जी का मोबाइल चुराया, मेरा ट्रायल जेम फर्स्ट के पास चला या CGM के पास चला, चलो ठीक है, मैंने इनका मोबाइल इनके घर से चुराया। घर से चोरी करने की सजा होती है 7 साल, सड़क पे चोरी करने की सजा होती है 3 साल। मैं इनके घर में गया, इन्होंने मुझे चाय वाय पिलाई और उन्होंने देखा iPhone 36 पड़ा है, उसे उठा के मैंने जेब में डाल दिया, या इनकी सोने की अंगूठी पड़ी उठा के मैंने जेब में डाल ली, इन्हें पता लग गया, पैदल सर आए तो मेरी अंगूठी चुरा के ले गए, इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन करा दी, मेरा ट्रायल चला,
जब मैंने घर में चोरी करी तो मेरा ट्रायल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चलेगा, कोई 7 साल की सजा देने का मामला उसी के पास चलता है। दौड़ गया, सीजीएम के पास ट्रायल चला। अब सीजीएम ने मुझे देखा 7 साल की सजा नहीं देते, फैजल सर ने पहली बार चोरी करी है, चलो 5 साल की सजा दे दी इन्हें और लगा दिया 50,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, 50,000 रुपये जुर्माना जमा करेंगे, 2-2.5 लाख की अंगूठी थी है, 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया मेरे ऊपर सीजीएम ने और 3 साल की सजा सुना दी। अब 3 साल की सजा मैंने भुगत ली, दे कितने सकता था वो? 7 साल की सजा दे सकता था ना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और स्लो करूं या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, आपकी जिम्मेदारी, मुझे टोक दो, बिल्कुल एंजॉय से देखो, मैं नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है। नहीं दोबारा बताऊं, देखिए मुझे एक्सप्रेशन से लगा नहीं आया, नहीं आ रहा ना? हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, डाउन है। अच्छा तबीयत डाउन हो गई। दोबारा बताओ, आराम से कूल लो, पानी पीना है? नहीं। चलिए, मैंने इनके घर पे चोरी करी, चोरी करनी, घर में जब चोरी होती है तो उसकी सजा देती है 7 साल की सजा होती है। यही चोरी अगर मैं सड़क पे करूंगा तो 3 साल की सजा है। मेरा ट्रायल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, क्लियर हो क्या जी? उसने मुझे सजा सुनाई 5 साल की, क्लियर हो गया आकाश? और क्यों 7 साल से ऊपर नहीं दे सकता, नीचे तो दे सकता है ना। उसने मुझे 5 साल की सजा सुना दी, 50,000 रुपये जुर्माना लगा दिया, 5 साल की सजा मैंने भुगत ली। अब मैं 50,000 रुपये मेरे पास नहीं है तो मैं कितना अंदर रहूंगा? 1/4। अब 1/4 किसका? 5 साल का। 5 साल का या 7 साल का? यहां घुमाएगा एग्जामिनर आपको। जो सजा मैंने भुगती है 5 साल का 1/4 या जितना मजिस्ट्रेट दे सकता था उसका 1/4। तो यहाँ लिखा है अधिकतम नियत है, देखो लिखा है अधिकतम नियत है, मैं कितना अधिकतम नियत है? का। 7 साल का 1/4 में और अंदर रहूंगा। जोड़ा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं 7 साल का 1/4 अंदर रहूंगा। अगर ये ट्रायल मेरा चल रहा होता जेम फर्स्ट के पास, उसने मुझे 1.5 साल सजा सुनाई या 2 साल सजा सुनाई और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया, पैसे मेरे पास नहीं थे, तो जेम फर्स्ट की पावर कितनी है? 3 साल। तो 3 साल का 1/4 मुझे और अंदर रहना पड़ेगा। थोड़ा बस ये है, देखिए ट्रायल। थोड़ा आकाश को डाउट तो नहीं इसमें, क्योंकि इसमें शब्द क्या लिखा है? अधिकतम नियत है। अधिकतम कितनी नियत है? सीजीएम 7 साल। जी हाँ, उस टाइम पर चीज मिल जाए उनकी, वो तो अलग चीज, वो तो सजा भुगत ली, चीज तो मिली होगी ना। चोरी तो चोरी है, भले ही बरामद हो गई बाद में, चोरी तो अपराधी चोरी कहलाएगा वो, ठीक है ना। बरामद हो गई तो वो पुलिस को बरामद होनी है। वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराधी के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता उस था। अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता है, वो कठोर भी हो सकता था, सादा भी हो सकता था। मैंने पैसे नहीं दिए 50,000 रुपए और न्यायालय ने 3 साल की सजा मुझे दे रखी थी, कठोर कारावास, ठीक है। तो 3 साल का 1/4 कठोर कारावास ही मिलेगा। अच्छा, जोड़ा, उसने 1.5 साल कठोर कारावास दे रखा था तो 1.5 साल का कठोर कारावास ही मिलेगा, सादा दे रखा तो सादा ही मिलेगा। जोड़ा, फिर उस हिसाब से मिलेगा, डिवाइड कर लेंगे, आधा कारावास आधा सादा मिलेगा, हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ मिल जाएगा। चलिए, यदि अपराध जुर्माने अब इस से पार्ट में अलग चीज बात है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर हमने अलग पढ़ा, यहाँ कुछ अलग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे सादा होगा। तो कारावास सादा होगा। देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, हमने थर्ड पैरा पढ़ा, ठीक है। थर्ड पैरा में लिखा है यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो। देखिए फर्स्ट लाइन में, थर्ड पैरा की फर्स्ट लाइन लिखिए, यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो। मुझे चोरी करी थी ना मैंने, न्यायालय ने मुझे सजा भी सुनाई और जुर्माना भी लगाया, ठीक। फिफ्थ पैरा मुझे बता रहा है यदि अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है या फिर सिर्फ सामुदायिक सेवा से दंडनीय है। यहाँ कारावास की बात नहीं लिखी। मैंने अंजलि जी के मुक्का मारा, इनको अब शब्द कहे, इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी, ये सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है फैजल, ठीक है। तो न्यायालय ने सजा नहीं दी मुझे, सिर्फ जुर्माना लगाया और जुर्माने के पैसे मेरे पास नहीं है, तो मुझे कितना अंदर रहना है मुझे फिफ्थ पैरा बता रहा है। समझ में आया थर्ड और फिफ्थ पैरा में अंतर? थर्ड पैरा में कारावास और जुर्माना दोनों में बात है, फिफ्थ पैरा ओनली जुर्माने की बात कर रहा है। मुझे जुर्माना लगाया गया था 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया, और पैसे मेरे पास नहीं है। मैंने इनकी मानहानि करी, मानहानि के लिए इन्होंने मेरे पे केस कर दिया। जैसे आपने बिहार का मैटर सुना होगा, खान सर ने अंजना ओम कश्यप की मानहानि करी, उसका नाम लेकर कहा इसे 2 करोड़ की बता रही है हमारी टीचर्स को, ठीक है, अपना पढ़ा कर देखे कभी। तो उसने कहा मेरा नाम क्यों लिया,
ठीक है, उसने मानहानि का केस पटना हाई कोर्ट में फाइल किया। ठीक है, मानहानि करी मेरी, उसने नाम लिया मेरा, मीडिया में देखी कितनी बदनामी हो रही, कोई हाँ। देख भी नहीं रहा उसकी तरफ। खान सर के देखिए फॉलोवर्स कितने सारे हैं। बोले कि खान सर ने नहीं, उसने सब टीचर्स को 2 कौड़ी का बताया एक तरीके से। ठीक है, नहीं हर टीचर 2 कौड़ी का होता है, उसने बात कर दी। तो 2 कौड़ी का बोलकर उसने अपनी तो बत पिटवाई है, लेकिन किसी भी टीचर ने अंजना ओम कश्यप का नाम नहीं लिया था। खान सर ने और मनीष सर ने स्पष्ट नाम लेकर कहा ये एक पैसे की वो नहीं है, एंकर नहीं है, गोली मीडिया है एक तरह से। ठीक है, किसी को खुश करने के लिए माइंड डाइवर्ट, तो उस समय मुद्दा चल रहा था पेट्रोल का। अब मुद्दा पेट्रोल से हटकर सब खान सर पहुंच गए, तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए एंकर लोग ऐसी बातें करते हैं, या कोई बड़ा व्यक्ति ऐसी बातें करता है ताकि पब्लिक का माइंड डाइवर्ट किया जा सके। ठीक है, वही बात उसने करी। ठीक, अब उसने मानहानि का केस किया। मानहानि केस में सजा तो 2 साल की होती है, लेकिन न्यायालय खान सर के ऊपर अगर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगा देगा, सजा नहीं हो रही है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया। अब देखिए क्या कह रहा है, सिर्फ जुर्माने के लिए, ध्यान से पढ़िए 5th पैरा, यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है। अब न्यायालय कहता है उनको, खान सर को एक काम करो, तो गुरुद्वारे जाओ और 5 महीने तक चप्पल साफ करना सबके वहां की, सामुदायिक सेवा है ये भी। ठीक है, सेवा से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे, तो कारावास सादा होगा भाई, कठोर नहीं होगा, चक्की नहीं बिछवाई जाएगी, पत्थर नहीं तोड़वाए जाएंगे आपके वहां से। ठीक है, सादा होगा। और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगी, जो 3 पार्टी में नीचे दे रखी है। ठीक है, उससे अधिक में कारावास में नहीं रहो। पढ़िए। 2 मास से अनधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से अधिक की ना हो। किसी व्यक्ति पे 5,000 रुपए जुर्माना लगाया, पैसे 5,000 रुपए इस पे नहीं है, तो कितना अंदर रहेगा? 2 लिख साल। दिया 2 महीने, दौड़ गया। 2 महीने। 4 मास से अनधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 10,000 रुपए से अधिक की ना हो। न्यायालय ने मुझे भाई 10,000 रुपए जुर्माना लगाया, पैसे मेरे पास नहीं है, तो मैं कितना अंदर रहूंगा? 4 महीने। कब की बात पढ़ रहे हैं हम? जब ओनली जुर्माना न्यायालय ने लगाया, कारावास के साथ नहीं। कारावास के साथ होता तो 1/4 मिलता, जो मैंने ऊपर पढ़ाया 3rd पैरा में आपको। 5th पैरा मुझे क्या बता रहा है, सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है। अब न्यायालय ने मुझे क्या सुनाया, 5,000 रुपए जुर्माना लगाया, पैसे नहीं है तो 2 महीने अंदर रहूंगा। 10,000 रुपए जुर्माना लगाया, पैसे नहीं है तो 4 महीने अंदर रहूंगा। 3rd पैरा देखिए। किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अनधिक कोई अवधि। अन्य दशा में 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया तो 1 साल से ऊपर अंदर नहीं रहूंगा। खान सर को अगर 1 साल की सजा न्यायालय दे देता है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाता है, तो कितना अंदर रहेंगे? 1 साल, अगर वो पैसे जमा नहीं करते। 50,000 वगैरह, ये लाख सब आ गए, सब आ गए। 10,000 से ऊपर जितने भी आ गए, 10,000 तक है 4 महीने, 10,000 से ऊपर कितने भी न्यायालय लगा दे, तो कितना अंदर? 1 साल। बनिया। दौड़ गया। ये है सिर्फ जुर्माने की बात बताई। अब प्रशांत भूषण, आपने जज, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, उनके बारे में सुना होगा, सुना है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े, उनका मजाक उड़ाया और कहा देखो 5 करोड़ की बाइक पे बैठे हैं, निर्णय से दे नहीं रहे। तो सुप्रीम, याद आया बोबड़े पे सुना ना? तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने, जो सीनियर एडवोकेट है प्रशांत भूषण, अपने ही जज को कहा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा, निर्णय से दे नहीं रहे, 5 करोड़ बाइक पे एंजॉय करते फिर रहे हैं। तो उन्हें लगा ये मेरी मानहानि हो गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उन्होंने केस फाइल किया। केस फाइल करके अलग बेंच बैठी, बेंच ने जुर्माना लगाया कितना? 1 रुपया, क्योंकि एडवोकेट की भी अपनी गरिमा थी भाई, एडवोकेट तो वहां जाके सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, उनकी अपनी गरिमा थी, और सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने भी इज्जत रखने के लिए अपनी जुर्माना कितना लगाया? 1 रुपया प्रशांत भूषण के ऊपर। रात को सुना होगा, रात को ट्रायल चला था उसका पूरे केस का। 1 रुपया अगर प्रशांत भूषण जमा ना करते तो कितना अंदर रहते? 2 महीने। 2 महीने, बस यही ध्यान रखना है। 1 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक 2 महीने, 5,000 से 10,000 रुपए तक 4 महीने, इससे ऊपर कितना ही जुर्माना लगा दिया जाए, कितना मैक्सिमम? 1 साल। दौड़ गया। ये धारा मुझे ये समझाना चाह रही है। चलिए 6 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास जब पर्यवसित हो जाएगा, जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए। 6 महीने 1 करोड़ रुपए मुझ पे जुर्माना लगाया गया, अब मैंने 6 महीने सजा भुगतने के बाद 50 लाख रुपए जमा कर दिए, तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, या सरकार मेरी संपत्ति बेचकर अपना जुर्माना वसूल कर लेती है, तभी मुझे छोड़ दिया जाएगा, तब अंदर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जब मैं जैसे 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया था मुझ पे, 10,000 रुपए मेरे पास नहीं, 4 महीने अंदर रहा था ना, 4 महीने।
4 महीने मैं 2 महीने अंदर रहा और 2 महीने बाद मैंने 5,000 रुपये चुका दिए, तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, फिर मुझे अंदर नहीं रखा जाएगा। जुड़ गया? यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्ग्रहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो, तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। वो सेम यही बताना चाह रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। किसी व्यक्ति के ऊपर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया, 5,000 रुपये उसने चुका दिए, तो उसे छोड़ दिया जाएगा अगर 2 महीने उसने भुगत लिए हैं। ठीक है, 4 महीने की सजा मिली थी उसे 10,000 ना देने पर, 1 महीने बाद उसने पैसे चुका दिए, कितने 750 रुपये, 7,500 रुपये, तब उसे छोड़ दिया जाएगा, अंदर नहीं रखा जाएगा। वो एग्जाम्पल मैंने चेंज समझा रखा है। 7 पढ़ लीजिए साहब। जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो, तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय उद्ग्रहित किया जा क्या सकेगा। कहना चाह रहे हैं? 6 जिस व्यक्ति को सजा दी गई होगी, जैसे 10 साल की सजा दी गई और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया, तो 50,000 रुपये जुर्माना जो है ना वो 6 साल के भीतर कभी भी सरकार ले सकती है, संपत्ति बेच कर ले। सरकार अपना 1 रुपया नहीं छोड़ती, इसलिए कहते हैं सरकार का जो बकाया, सबसे पहले सरकार का पैसा देना चाहिए। आपने लोन ले रखा है, सारी कोशिश करो पहले लोन चुकाने की। 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए आपके पास सरकार का, नहीं तो सरकार मर के भी आपके बच्चों से भी वसूल करेगी। ठीक है, सरकार का 1 रुपया, बिजली का बिल, हाउस बिल, टैक्स बिल, जितने भी सरकारी खर्चे हैं सब के सब चुका देने चाहिए, इनका कोई कभी बकाया नहीं रखना चाहिए। आप सोचोगे बाद में ले लेंगे, अधिकारी नया बैठ गया, ये तो कुछ नहीं, ब्याज समेत वसूल करेगी सरकार। अपना ध्यान रखिएगा, अपना 1 रुपया सरकार कभी नहीं छोड़ती जब तक माफ ना कर दिया गया हो, आपको एनओसी ना मिल गई हो। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है अडानी वडानी, इनके माफ करते हैं ना सरकार, क्या लेते हैं? एनओसी ले लेते हैं। 50 लाख करोड़ रुपए माफ, भाई साहब 2-3 लाख करोड़ रुपए माफ। कैसे? बैंकों से जब इन्होंने एनओसी ले ली है, सरकार जब लिख के दे देती बाकायदा, तब तक एनओसी नहीं है तो बस कुछ नहीं है। तो ही बताई गई इसमें आगे। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसके मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो, इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। मृत्यु भी नहीं छोड़ेगी, दायित्व क्या था? जुर्माने का, और आपने जुर्माना नहीं चुकाया, आप मर गए, बच्चों से वसूलेगी, संपत्ति बेचकर सरकार वसूलेगी, जमा करना पड़ेगा जो जुर्माना आप पे लगाया है। मृत्यु से भी छूट प्राप्त नहीं है, स्पष्ट कर दी धारा ने। चलिए नंबर 9 इसकी ओवर हाँ पढ़िए। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। जहां कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहां अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो। क्या कहना चाह रहा है? जैसे आपने कल मुझसे कहा था, सर किसी व्यक्ति ने 1 बार मर्डर किया और 10 बार मर्डर कर रखा है, तो उसे कितनी बार सजा होगी? एक ही बार तो होगी ना। मृत्युदंड तो 1 ही बार मिलेगा, अभी थोड़ी से फांसी में लटका दिया फिर 2 महीने इंतजार करेंगे फिर दोबारा फांसी में लटका जाए, ऐसा वैसा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मृत्युदंड तो 1 ही बार मिलेगा, वही बता रखा है इसमें। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल। क्या मैंने किसी के सिर पे 1 डंडा मारा, सजा कितनी? 1 साल। 10 डंडे मारे, सजा कितनी? 10 साल। 1 साल ही होगी ना, वही बात समझा रखी है। इसका नंबर 2 पढ़ना। जहां कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाली किसी तत्समय प्रवृत्त विधि की 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है। कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है मिलकर भिन्न अपराध गठित करते हैं, वहां अपराधी को उससे गुरुतर दंड से दंडित न किया जाएगा जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता हो। गंभीर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा, जो नॉर्मल दंड होगा। जब मैंने चोरी भी करी है, रपटी मारा है, मुक्का मारा है और हाउस ट्रेसपास भी किया है, तो गंभीर दंड से दंडित ना किया जाए, नॉर्मल दंड से दंडित किया जाए। चलिए कई व्यक्तियों ने मिलकर कोई अपराध रखा है। जैसे मैंने आपके घर भी चोरी करी, उस चोरी करने के अनुसार अगला घर मुझे इनका मिला, चोरी तो करी लेकिन इनका मर्डर भी कर दिया मैंने, तो ये भिन्न अपराध हो गया। इसका ट्रायल अलग चलेगा, चोरी करने का अलग चलेगा। वो भिन्न अपराध के लिए अलग सजा मिलेगी मुझे, ऐसे नहीं कि चोरी की सजा मिलेगी, मैंने वहां पे आग लगाई है या मार भी दिया है किसी व्यक्ति को, भिन्न अपराध घटित कर दिया। इलस्ट्रेशन पहले पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। पहले वाली यह पर लाठी से 50 प्रहार करता है,
यहाँ हो सकता है कि कै ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह संपूर्ण मारपीट गठित है यह कि स्वेच्छया उपहति कारित करने का अपराध किया हो। यदि कै प्रत्येक प्रहार के लिए दंडनीय होता वह प्रत्येक प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, डंडा ही तो मारा ना मैंने, 50 डंडे मारे ना, तो 50 साल होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय 1 साल है। का ही दंड मिलेगा मुझे, डंडा ही तो मारे ना, चाहे 50 मार दिए तो एक दंड मिलेगा। धारा 10। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। बस अब देखिए क्या करें, कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जब निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि हमें संदेह है कि इसने कौन सा अपराध करा है। ठीक है, संदेह कैसे है, मैंने चोरी करी, चोरी करने के साथ मैंने किसी व्यक्ति को मार भी दिया, संदेह है कि मारा या नहीं मारा, या मेरी और विकास जी की लड़ाई हुई, लड़ाई के अनुसार मैंने चैन पहन रखी थी जो कहीं गिर गई या नहीं भी गिरी, इन्होंने मेरे जबरदस्ती चोरी का इल्जाम लगा दिया, मैं कहूँ सर मैंने चोरी नहीं करी, मेरे पास से चैन भी बरामद नहीं हुई। दोबारा देखिए, मेरी और विकास जी की लड़ाई हो रही है, लड़ाई होने के अनुसार में इन्होंने सोने की चैन पहन रखी थी या नहीं पहन रखी थी, ये मुझ पर लड़ाई के साथ साथ चोरी का इल्जाम भी लगाते हैं, मेरी चैन भी छीन ली इसने, ठीक है, चोरी भी करी है, होती ना आमतौर पर जब तुझे फंसाया जाता है तो सारी चीजें मिलाते हैं ना, तो ये कहते हैं मुझ पर चोरी भी करी है, मैं कहता हूँ सर चोरी मेरे से नहीं करी, मेरे पास चैन भी बरामद नहीं हुई है, तो मैंने कुछ नहीं किया, दौड़ गया। तो संदेह जब न्यायालय को होता है उसके बारे में बता रही है धारा, ये पढ़ी है। उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। संदेह है न्यायालय को, किस अपराध किया, चोरी का किया है, मारपीट का किया, संदेह है। यदि वह दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड तो उपबंधित किया मुझे सिर्फ गया। मारपीट का दंड का लगेगा, संदेह जब न्यायालय को होता है तो कम से कम जो दंड दे सकता है न्यायालय वो देगा, जब उसे खुद ही डाउट लग रहा है, ठीक है ना। चलो 11 ये पढ़ना है आगे, यहाँ तक बहुत है, आप देखो आप कर लोगे इतना या फिर आगे चलो, सर आज इतना ही करा इतना ही कर लेते हैं, ठीक है नहीं। चलिए बीएनएस में सेक्शन 11 हम कल से पढ़ेंगे, टेक केयर।